गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान के एक सामान्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्था है उसका सामान्य परिचय अर्थात उसकी सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अपन राजनीति विज्ञान बीए पार्ट द्वितीय का जो विश्व के संविधान वाला जो पेपर है उसकी जब अपन चर्चा करते हैं तो उसमें जब अपन अध्ययन करते हैं तो वहां अपने पास अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, ये संविधान उस पेपर में अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहां जब अपन इनके संपूर्ण शासन व्यवस्था की जब चर्चा करते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो इसके लिए जब अपन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जब स्वरूप की चर्चा करते हैं तो उसके आधार पे अपन वहां पे निर्धारण कर सकते हैं कि अमेरिका की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। इसी प्रकार से ब्रिटेन का, चीन का, जापान, स्विट्जरलैंड, हर एक राष्ट्र के बारे में अपन एक सामान्य जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीए पार्ट द्वितीय के जो विद्यार्थी हैं और विश्व के जो संविधान वाला जो पेपर है उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने लिए जानना जरूरी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप। इससे एक सामान्य सी जानकारी है, इसी के आधार पे अपन क्रमवाइज तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो जब अपन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्वरूप अर्थात उसके रूप की चर्चा करते हैं तो बेसिकली आपने 11th और 12th के अंदर भी आपने इस स्वरूप को समझने का प्रयास किया है, आपने पढ़ा भी है। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है कि पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अपन इसका अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, एक दूसरे की जो मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके आधार पे अपन उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा रूप होता है इसका संघात्मक शासन प्रणाली। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो रूप पाए जाते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। अब इन दोनों के मध्य जब अपन अंतर करेंगे, इन व्यवस्थाओं को जब अपन देखेंगे तो यहां जो अंतर अपने को देखने को मिलेगा वो अंतर अपन यहां पे देखेंगे शक्ति विभाजन के आधार पे। किसके आधार पे? शक्ति विभाजन। राजनीति विज्ञान में अपन दो सिद्धांतों बेसिकली पढ़ते हैं, शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण। तो यहां जो लागू होगा, जो नियम जो लागू होगा वो है शक्ति विभाजन। तो यहां एकात्मक शासन में क्या होता है, शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है, अर्थात संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं वो एक ही केंद्र में निहित रहती हैं, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता है। तो यहां देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, एकात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां एक ही केंद्र के पास निहित रहती हैं, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता है। दूसरी ओर स्थानीय स्वशासन या आधारभूत लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं वो भी सीधे कहां से प्राप्त होती हैं? केंद्र से प्राप्त होती हैं। यानी अपन स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं या आधारभूत लोकतंत्र की जब अपन चर्चा करते हैं तो उनको जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं ये शक्तियां भी सीधे कहां से मिल रही हैं? केंद्र से मिल रही हैं साहब। इन शक्तियों का नियमन भी सीधे कहां से हो रहा है? केंद्र से हो रहा है। तो
इसकी सबसे बड़ी विशेषता हो गई कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां एक ही केंद्र में निहित रहती हैं, अर्थात केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। स्थानीय स्वशासन या आधारभूत लोकतंत्र शक्तियों का जो नियमन है वो सीधे केंद्र सरकार से प्राप्त करता है। तो ये तो बात हो गई एकात्मक शासन की। दूसरी ओर जब अपन संघात्मक शासन की चर्चा करते हैं कि संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहां पर भी अपने को यही सिद्धांत काम में लेना है कि संघात्मक शासन में शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो लागू होता है, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। सीधी सी यहां संघात्मक, क्योंकि संघ जो होता है ये राज्य की इकाइयां मिलकर के, राज्य की जो इकाइयां होती हैं वो मिलकर के एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो यहां पे इस संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं संघात्मक शासन की, कि अन्य क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बोर्ड पे लिख करके बता देता हूं। इसके अंदर अन्य जो विशेषताएं हैं, एक तो यहां पे शक्ति का विभाजन हो गया, शक्ति विभाजन केंद्र प्लस राज्य के मध्य। दूसरा होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होगा वो लिखित संविधान के माध्यम से ही किया जाएगा कि यह अधिकार क्षेत्र केंद्र के दायरे में है और यह अधिकार क्षेत्र है वो राज्य के दायरे में रहेंगे। तो यहां शक्तियों का जो विभाजन होगा, उनका जो स्पष्टीकरण होगा वो लिखित संविधान के माध्यम से किया जाएगा। तो यह भी एक इसकी मुख्य विशेषता है कि यहां संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना जरूरी है। दूसरी विशेषता इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उच्च सदन में, यानी जो व्यवस्थापिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो उसका जो उच्च सदन है, उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व, किसको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? राज्यों को। यानी यह संघीय व्यवस्था का निर्माण यहां अपन ने देखा, ये राज्य की इकाइयां हैं, राज्य की इकाइयां, ये राज्य की इकाइयां मिलकर के एक संघ का निर्माण करती हैं और इस संघीय व्यवस्था की जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यह अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकता है, कहीं पे जनसंख्या के आधार पे हो सकता है तो कहीं राज्य के संख्या के आधार पे यह अनुपात निर्धारित किया जा सकता है। जैसे मैं भारत की अगर चर्चा करूं तो भारत में जो उच्च सदन के अंदर, क्योंकि भारत में भी संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप हमें दिखाई देता है और भारत में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया गया है यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पे दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कम दिया गया है। जबकि अपन अमेरिका की चर्चा करते हैं, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। वहां प्रत्येक राज्य की जो उच्च सदन में जो संख्या है वो सम्मान रखी गई है। तो यहां संघात्मक शासन व्यवस्था का जो स्वरूप जो अपने सामने आता है, इसमें शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा होता है ये जो शक्तियों विभाजन होगा इसके लिए लिखित संविधान का होना जरूरी है, जिसके आधार पर केंद्र और राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो पहले से तय कर दिया जाता है। तीसरी चीज आती है उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व। व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है उसमें संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और एक व्यवस्था विशेषता और होती है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी होना आवश्यक है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं किसकी हैं? संघात्मक शासन की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आप साथ साथ इसको नोट करते रहें। इसके बाद अपन देखते हैं एकात्मक शासन जो व्यवस्था है इसको भी अपन दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं। इसका नंबर एक संसदात्मक शासन और एक होता है अध्यक्षात्मक
शासन। यही दो रूप अपने पास संघात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इसके भी यही दो पार्ट करेंगे अपन। तो यहां अपन देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसके भी आप दो पार्ट कर सकते हैं। नंबर एक संसदात्मक शासन, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। तो इस प्रकार से अपन जब इनका अध्ययन करते हैं तो अपन इसके अध्ययन में यह देखने को मिलता है कि संसदात्मक जो शासन व्यवस्था जो होती है, इसमें अपन जब चर्चा करते हैं शासन के अंगों की, अब यहां नोट करते रहे शासन के अंग। शासन के अंग जब अपन देखते हैं तो शासन के जो अंग है वो अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका स्वरूप हमें यहां पे देखेंगे अपन। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यहां इस व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की अपन चर्चा करते हैं। दूसरा अपन यहां देखेंगे कि अपन ने अब तक जो देखा था वो शक्ति विभाजन था, अब अपन यहां पे देखेंगे शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का नियम। यानी कि शक्ति विभाजन वाले जो सिद्धांत की अपन चर्चा कर रहे थे, ये तो एकात्मक और संघात्मक के अंदर देखा था, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को लेकर के। और शक्ति पृथक्करण का जो नियम होता है वो शासन के अंगों में पाया जाता है। जब ये अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो वहां अपने को देखने को मिलता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में नियम जो है वो शक्ति पृथक्करण का नियम कार्य कर रहा है। इस नियम के आधार पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका से और कार्यपालिका से न्यायपालिका, तीनों अंग जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। जब ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। तो यहां देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है इसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की जब हम चर्चा करते हैं तो कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। अब जब इसके प्रति निरंतर उत्तरदायी रहेगी तो निश्चित तौर से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य अंतर संबंध पाया जाएगा, और जब अंतर संबंध पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहां शक्ति पृथक्करण का नियम लागू नहीं हो सकता। तो यहां आपको इसमें क्या याद करना है, आपको यहां पे देखना है कि संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका जो होती है वो निरंतर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहने के कारण ही इन दोनों के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। और इस अंतर संबंध के कारण, इसके आधार पे यहां पे शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अब दूसरा देखिए अध्यक्षात्मक। अब अपन इसी शासन के अंगों की चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के जो अंग है उनमें शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन होता है। अर्थात शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था किसमें होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। तो यहां अपन ने कौन सा नियम रखा है इन दोनों के मध्य, शक्ति पृथक्करण का नियम। यानी शक्ति पृथक्करण के नियम का जहां पूर्ण रूप से पालन होता है, पूर्ण रूप से पालन होता है, इसका मतलब तीनों अंग जो है शासन के वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यह व्यवस्था किसमें होती है, अध्यक्षात्मक में होती है। और जहां शक्ति पृथक्करण नियम जो है उसका पूर्ण पालन नहीं होता है, इस प्रकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उनमें अंतर संबंध पाया जाता है, यह व्यवस्था होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। और यही रूप यहां इस शासन संसदात्मक शासन व्यवस्था में और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। अब जब अपन दोनों की चर्चा करते हैं साथ में, तो किसी भी राष्ट्र के अंदर एकात्मक के साथ संसदात्मक या एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक का रूप देखने को मिलता है।
अब एकात्मक के साथ संसदात्मक होगा, तो एकात्मक के अंदर अपन ने देखा शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं होता है, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही केंद्र में है। दूसरी ओर संसदात्मक में भी अपन ने देखा कि संसदात्मक में कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है, अर्थात इनमें अंतर संबंध पाया जाता है, और इस आधार पे वहां पे शक्ति पृथक्करण का नियम जो है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। तो यहां पर उस शक्ति पृथक्करण के नियम का पालन भी नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एकात्मक प्लस संसदात्मक शासन व्यवस्था में ना तो शक्ति का विभाजन पाया जाता है और ना ही शक्ति के पृथक्करण के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है एकात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था में। दूसरा आता है एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक। तो एकात्मक में तो वही चीज आ गई कि एकात्मक में शक्ति का विभाजन लागू नहीं होता है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि एकात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें शक्ति का विभाजन का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन होता है। तथार्थ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपन ने क्या देखा था, ये जो शासन के अंग हैं वो तीनों अंग जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। तो इस प्रकार से यहां शक्ति का जो विभाजन है उसका तो पालन नहीं होता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पालन होता है। किस व्यवस्था में? एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक में। इसी प्रकार से अपन चर्चा कर लेते हैं संघात्मक के साथ संसदात्मक। सिद्धांत दो ही रखने हैं अपने को, शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण के आधार पे। अब संघात्मक के अंदर अपन ने देखा शक्ति का विभाजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है, क्योंकि शक्ति विभाजन के आधार पर ही केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों क्या होता है? बंटवारा होता है। तो यहां शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी लागू होता है। शक्ति पृथक्करण की जब चर्चा करते हैं तो शक्ति का पृथक्करण कहां पे पाया जाता है? शासन के तीनों अंगों के बीच। ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? संसदात्मक की कर रहे हैं। संसदात्मक को अपन यहाँ पे देखा कि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, और उत्तरदायी रहने के कारण दोनों में क्या होता है? अंतर संबंध पाया जाता है, और इनके अंदर शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। तो यहां इसमें संसदात्मक के अंदर अपन क्या देखेंगे? शक्ति विभाजन का सिद्धांत लागू हो रहा है संघात्मक व्यवस्था में, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा किया गया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था एक संघात्मक के साथ संसदात्मक की अपन चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। अब अपन नेक्स्ट संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, तो यहां अपन क्या देखते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति विभाजन पाया जाता है, अर्थात नियम जो है वो लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां शक्ति विभाजन पाया जाता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां क्या होती है? विभाजित होती हैं। दूसरा आता है अध्यक्षात्मक। तो अध्यक्षात्मक में मैंने यहां पर भी आपको ये बताया था कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो होता है उनके बीच अंतर संबंध नहीं पाया जाता। ये सरकार के तीनों अंग जो होते हैं शासन के वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। तो इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शक्ति पृथक्करण का नियम जो होता है वो पूर्ण रूप से उसका पालन होता है। तब आप आसानी के साथ इसमें डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब देखिए एकात्मक के साथ संसदात्मक की जो चर्चा करते हैं तो यही दो सिद्धांत देखने हैं, शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण। एकात्मक में शक्ति का विभाजन है वो नहीं होता है, अर्थात शक्तियां एक ही केंद्र में नहीं हो रहा है। दूसरा संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के नियम का पालन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या है? अंतर संबंध है, एक दूसरे के साथ इनका संबंध पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी भी रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने दोनों में देखा कि ये दोनों का जो पालन है वो एकात्मक और संसदात्मक में नहीं होता है। इसके बाद एकात्मक अध्यक्षात्मक चर्चा की, तो यहाँ शक्ति का जो विभाजन था वो नहीं लागू होता है, जबकि शक्ति पृथक्करण का नियम लागू होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि सरकार के तीनों अंग जो हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ अपन ने इसमें शक्ति पृथक्करण वाले पे अपन ने इस प्रकार का टिक लगाया था कि यहाँ पे लागू होता है। इसके बाद अपन ने यहाँ संघात्मक में शक्ति विभाजन होता है, संसदात्मक में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। दूसरा था संघात्मक के साथ अध्यक्षात्मक की चर्चा की, तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन पाया जाता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण भी पाया जाता है। तो एक सामान्य सा रूप है। जब अपन इसके सामान्य से रूप की चर्चा करते हैं, जैसे मैं आपसे सामने सवाल करूं कि भारत में किस प्रकार का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, तो भारत में आपको पता है भारत में संघात्मक शासन के साथ कौन सी व्यवस्था दिखाई देती है? संसदात्मक दिखाई देती है। संघात्मक प्लस संसदात्मक।
तो यहां संघात्मक में शक्ति विभाजन है, संसदात्मक में शक्ति पृथक्करण के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है, क्योंकि यहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बनती है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। इस प्रकार से इनके मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। तो यहां ये भारत के अंदर आ गया। अमेरिका के संविधान की अपन चर्चा करेंगे तो अमेरिका में संघात्मक के साथ कौन सी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक है, ये वहां से निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा अपन ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करेंगे तो ब्रिटेन में एकात्मक के साथ संसदात्मक व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। फ्रांस के संविधान की चर्चा करते हैं तो फ्रांस के संविधान में एकात्मक के साथ अध्यक्षात्मक की जो व्यवस्था है उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जब अपन पहले ही क्लियर कर लेते हैं तो अपन जब विश्व के संविधान वाले अध्याय का जब अपन आरंभ करेंगे तो आसानी के साथ अपन उन राष्ट्रों की जो व्यवस्था है उसका स्वरूप जो है उसका हम आसानी के साथ निर्धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, अब तक आपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो थी उसका अध्ययन आपने किया था, उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं संविधान की, क्योंकि संविधान को भी अपन देख लेते हैं साथ साथ में कि संविधान की प्रकृति के आधार पे और निर्माण के आधार पे संविधान में किस प्रकार का जो स्वरूप होता है या उसका अपन निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब अपन हल्की सी संविधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहां अपन जब संविधान की चर्चा करते हैं, विभिन्न देशों के संविधान को अपन को पढ़ना भी है, तो ऐसी स्थिति में अपन जब पढ़ते हैं तो उसके आधार पे अपन यहां पे देखते हैं, एक तो होता है निर्माण, एक होता है संविधान की प्रकृति को लेकर के। प्रकृति कई बार अपन राजनीति विज्ञान को अपन पहले भी पढ़ करके हैं। जब अपन फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण की जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी आया था राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। कुछ विचारकों ने राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उस प्रकृति को विज्ञान माना, तो किसी ने विज्ञान न मान करके इसको कला एक समाज विज्ञान का विषय माना। तो यहाँ ये प्रकृति की चर्चा की जा रही है। जब अपन निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण के आधार पर भी आप संविधान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक होता है विकसित और एक होता है निर्मित। विकसित का मतलब होता है वह संविधान जो परंपराओं से बना है, समय के साथ उसका विकास हुआ है। क्योंकि परंपराओं की जब चर्चा करते हैं तो परंपरा प्राचीन काल से लेकर के चली आ रही है और उन्हीं परंपराओं के आधार पर नियमों का निर्माण होता है। तो यहां विकसित में आप रख सकते हो, विकसित संविधान वह है जो परंपराओं से बना है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी आता है ब्रिटेन का जो संविधान है उसका अपन उदाहरण भी ले सकते हैं साहब। ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, ये विकसित संविधान है और इसमें परंपराओं का विशेष अहम योगदान होता है। दूसरा आता है निर्मित। निर्मित का मतलब होता है एक निश्चित समय में एक निश्चित संस्था के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो उस संविधान को क्या कहते हैं, निर्मित संविधान कहा जाता है। अर्थात यहां पे अपन देख सकते हैं, जैसे भारत की अपन बात करते हैं तो भारत का संविधान एक निश्चित समय था, उसमें एक संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित संस्था थी, उसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया था। तो भारत का संविधान क्या आता है, निर्मित संविधान। अर्थात अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर कि निर्मित का अर्थ होता है एक निश्चित संस्था के द्वारा एक निश्चित समय में इसका निर्धारण किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, वो निर्मित संविधान होता है। अब जब हम प्रकृति की चर्चा करते हैं, संविधान की प्रकृति, कि संविधान की प्रकृति कैसे है, तो आपने अब तक ये सुना होगा कि अमुक संविधान कठोर प्रकृति वाला है, अमुक संविधान लचीला है, या ये एक मध्यम प्रकृति का है। तो यहां बस ये तीन ही प्रकार के इसमें अंतर अपने को देखने को मिलते हैं प्रकृति के आधार पे। प्रकृति के आधार पे जो होता है, एक होता है लचीला, एक होता है कठोर और एक होता है मध्यम। बस ये तीन ही रूप अपने को देखने को मिलते हैं। अब जब अपन लचीले संविधान है, संविधान की प्रकृति कैसी है, लचीली है। अर्थात सामान्य बहुमत के आधार पे या सामान्य बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
तो ऐसा जो संविधान होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? लचीली होती है। लचीली प्रकृति के अंदर आप देख सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान का उदाहरण ले सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान में वहां पे साधारण बहुमत से परिवर्तन किया, संशोधन किया जा सकता है। तो ये तो लचीला हो गया, साधारण बहुमत के आधार पे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा आता है कठोर। कठोर के अंदर क्या होता है? एक विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में जब संशोधन होता है तो उस संविधान को किस प्रकृति में रखा जाता है? कठोर में रखा जाता है। तो यहां इसका उदाहरण अमेरिका भी ले सकते हैं आप। अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है, अपन जब पढ़ते हैं तो अमेरिका का संविधान कठोर प्रकृति वाला होता है, अर्थात उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संशोधन करने के लिए। तभी तो आज तक अपन जब अध्ययन करते हैं तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 संविधान संशोधन अपने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब अपन चर्चा करते हैं मध्यम प्रकृति का, तो मध्यम प्रकृति वाला संविधान वो होता है जिसमें साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, यहां पे साधारण भी आ जाएगा और प्लस विशेष भी आ जाएगा। साधारण प्लस विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो संविधान संशोधन के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप संविधान की इस प्रारूप को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि संविधान क्या होता है? ऐसा लिखित प्रालेख होता है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था होती है, उसकी नीति जो निर्माण, नियम निर्माण है, उनका जो प्रारूप जो होता है उसका निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। नीतियां इसी के आधार पर बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप को और संविधान के बारे में आपने यहां समझने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये बताई गई है जो सामान्य चीजें हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने राजनीति विज्ञान विषय की जो सामान्य श्रेणियां हैं उनके आधार पर आप संविधानों का इस प्रकार से, आप अगर उनके शासन व्यवस्थाओं को, संविधान की प्रकृति को इस प्रकार से अगर वर्गीकरण आप करेंगे तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको बार बार इनका रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ना ही आपको उनको रटने की आवश्यकता रहेगी। ये चीजें जो होती हैं ये समझने की होती हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।